अपनी एनसीईआरटी ओपन कर लो। क्यों मैं बता रही हूँ, जो पहला चैप्टर है दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये तुम्हें बेसिक आइडिया देता है एसेक्सुअल और सेक्सुअल का, और सेक्सुअली हम डिटेल में पढ़ते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन के रेफरेंस लेकर। तो जनरली तुम पहले मुझे बताओ व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, कैसे डिफाइन करोगे तुम रिप्रोडक्शन को, क्या है ये रिप्रोडक्शन, बोलो व्हाट इज रिप्रोडक्शन। कुछ भी, जो भी पता है, गलत ही होगा ना, गोली थोड़ी मार दूंगी, और हो सकता है सही हो, पता है तुम सबको, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम। क्या है रिप्रोडक्शन, बोलो। कुछ थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा रिप्रोडक्शन क्या है। सी अभी तो अगर तुम ऐसे चुप रहोगे तो मैं तुमसे इंटरैक्ट कैसे करूंगी, तो इतनी क्रूशियल यूनिट है, और हम सिर्फ बुक नहीं पढ़ रहे हैं, बुक के अलावा और बहुत चीजें डिटेल में देखेंगे। तो अगर तुम लोग ऐसे चुप रहे तो मैं कैसे तुमसे इंटरैक्ट करूंगी भाई, कैसे पढ़ पाएंगे हम, बोलो व्हाट इज रिप्रोडक्शन। मेल गैमीट, मेल गैमीट, आगे फीमेल गैमीट का फ्यूजन। हाँ फ्यूजन, रिप्रोडक्शन। ओके, सी यू आर टेलिंग मी द फिनोमिना, वो भी एक पर्टिकुलर टाइप का। आई एम जस्ट आस्किंग कि जो भी ये जो फिनोमिना है ये रिप्रोडक्शन से क्या हो रहा है। एक बात मुझे बताओ, रिप्रोडक्शन वो फिनोमिना है, वो प्रोसेस है जिससे एक इंडिविजुअल अपने जैसे इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस कर रहा है। जी हाँ। अपने जैसे इंडिविजुअल एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है, और वो अपने जैसे जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहे हैं वी कॉल इट ऑफस्प्रिंग्स। हम क्या बोलते हैं उन्हें, ऑफस्प्रिंग्स। तो अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इज क्या है, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स ऑफ आवर ओन काइंड। अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है, पहली चीज वो रिप्रोड्यूस कर क्यों रहा है, ताकि वो अपनी इंटीग्रिटी को बचा पाए। अपनी इंटीग्रिटी मतलब कि भाई अब तुम एक बात बताओ, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है एक पॉपुलेशन के अंदर 10 लोग हैं, अब अगर इन 10 लोगों को अपने आप को सरवाइव कराना है, हर किसी की एक एज होती है, अभी मैं लाइफ स्पैन की बात करूंगी, ये ऑर्गेनिज्म है, ये बड़ा हुआ, एक एज बाद ये मर जाएगा। बोलते हैं ना कि जो मतलब ये ऐसी सेइंग्स हैं गीता की, श्री कृष्ण जी ने बोलते हैं ये कि कोई आया है इस दुनिया में तो वो जाएगा ही जाएगा, मतलब उसकी मृत्यु तय है। कहते हैं नहीं कहते कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो वो अपनी लाइफ की स्टेजेस क्रॉस करेगा और एक डेथ उसकी होनी है ही। अब अगर धीरे धीरे ये सारे ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी तो पॉपुलेशन में कोई बचा ही नहीं, राइट? अब वो पॉपुलेशन ह्यूमन की हो सकती है, कितने एनिमल किंगडम में हम डाइवर्सिटी पढ़ते हैं, कितने प्लांट किंगडम में, कितने दुनिया जहान की डाइवर्सिटी है। अगर सब ही एक दिन मर गए तो दुनिया ही खत्म हो गई। अर्थ पर जो हम बोल रहे हैं कि अर्थ पर पॉपुलेशन है, अर्थ पर लाइफ है, तो लाइफ को सस्टेन रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा, लाइफ को आगे बढ़ाते रहना पड़ेगा या नहीं, या तो कोई इंसान या कोई ऑर्गेनिज्म अमर हो। अमर मतलब जितने लोग हैं उतने ही रहे, ना कम हो ना ज्यादा हो। पर ऐसा तो नहीं देखा हमने, हर कोई, हमारे सेल्स बूढ़े हो रहे हैं, हम बूढ़े होते हैं, एक पर्टिकुलर स्टेज आती है जिसपे हमारी जो बॉडी है वो साथ छोड़ देती है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, मैंने बार बार बोला है, हम बचपन में लाइफ प्रोसेस पढ़ते हैं। लाइफ प्रोसेस वो प्रोसेस है जिससे हमारी लाइफ जो सरवाइव हो रहा है मेरी बॉडी के अंदर, अगर मेरे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, अगर मैं अपने आप को सरवाइव कर पा रही हूं तो वो मेरी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की वजह से है। रिप्रोडक्शन अगर कोई नहीं कर रहा, उसका ये मतलब नहीं है कि वो मर जाएगा।
रिप्रोडक्शन अगर कोई नहीं कर रहा, दैट डज नॉट मीन कि वो खुद इंडिविजुअल लेवल पर सरवाइव नहीं कर सकता, वो इंडिविजुअल लेवल पर सरवाइव कर सकता है, बट अगेन धीरे धीरे क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म खत्म होगा, दूसरा ऑर्गेनिज्म खत्म होगा, तो पॉपुलेशन ही खत्म हो गई, नहीं? यस और नो? यस मैम। ओके, तो अभी क्या है तुम्हारा रिप्रोडक्शन क्या है, अपने जैसे इंडिविजुअल्स को बनाते रहना, प्रोड्यूस करते रहना। इससे क्या होगा, इससे हमारी स्पीशीज की कंटिन्यूटी रहेगी। अगर ह्यूमन बीइंग रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो तुम्हें ह्यूमन बीइंग दिखेंगे ही नहीं 1 2 3 4 5 सालों बाद, या जितने भी सालों बाद एक पर्टिकुलर टाइम तो आएगा ना जब पॉपुलेशन खाली हो जाएगी। उससे उस स्पीशीज को एक्सटिंक्ट होने से बचाने के लिए, उस स्पीशीज की स्पेसिफिसिटी को कि ह्यूमन बीइंग ही है, आगे चल के हम अपना ह्यूमन बीइंग जैसे ही ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करे, उस इंटीग्रिटी को बचाने के लिए रिप्रोडक्शन फिनोमिना है जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है। You're getting me? हर एक लिविंग बॉडी जो रिप्रोड्यूस कर रही है अपनी स्पीशीज की इंटीग्रिटी को बचाने के लिए, दैट इज रिप्रोडक्शन, राइट? That is production of offsprings of same kind, of same kind. See, नाम से ही पता चल रहा है reproduction, production of something, क्या, किसकी, अपने जैसे इंडिविजुअल्स को और बनाने की, अपने जैसे समझ जीव, है? अपने हाँ? जैसे जीवों को जन्म देना। क्या, दोबारा बोलो, अपने जैसे, अपने जैसे जीव को जन्म देना या कुछ ऐसा ही। बहुत कट रही है शालिनी आवाज, एक बार प्लीज दोबारा बोलो, मुझे इसी के स्पीकर से आ रही है, दोबारा बोलो। किसी भी जीव का अपने जैसे जीवों को जन्म देना। हाँ, कोई भी बॉडी, कोई भी जीव क्या मतलब, अगर मैं ऐसे बात करूं, कोई भी लिविंग बॉडी अगर अपने जैसे इंडिविजुअल्स को आगे प्रोड्यूस कर रही है, वो क्या हो जाएगा, दैट इज रिप्रोडक्शन। ठीक है, इतना समझ में आया क्या चल रहा है? समझ आया क्या चल रहा है? यस मैम। ओके, नाउ हमें पता चल गया कि रिप्रोडक्शन क्या है। There is a term in NCERT, we call it lifespan. Lifespan क्या है, किसी को पता है? What does lifespan mean? Lifespan का क्या मतलब है, बोलो। Lifespan का क्या मतलब है? देखो, जिस टाइम पर हम पैदा हुए, इस दुनिया में अपने टाइम को बिताया, और जिस टाइम पर हमारी डेथ हुई, जब हम पैदा हुए दैट मीन्स हमारा बर्थ, उसके बाद हम जब तक अपनी डेथ तक रहते हैं, उसके बाद डेथ हो गई, तो बर्थ से डेथ तक का जो टाइम है वो लाइफ स्पैन है। तुमने सुना होगा कि ह्यूमन बीइंग की बात करें, अगर किसी की डेथ होती है, कितनी एज थी, 80 साल थी, 75 साल थी, 70 साल थी, तो वो 70 साल जिया है इंसान, 80 इयर्स तक वो जिंदा रहा है, पैदा होने से लेकर मरने तक के एक जो फेज है उसे हम बोलते हैं लाइफ स्पैन। समझ में आया? पीरियड बिटवीन बर्थ एंड डेथ, पीरियड बिटवीन बर्थ टू डेथ, डेथ और बर्थ के बीच का जो पीरियड है, बर्थ से लेकर डेथ तक का जो पीरियड है, उसे हम बोल रहे हैं लाइफ स्पैन। समझ में आया? समझ आया? ओके, एक और टर्म आती है, वी कॉल इट लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये टर्म्स ऐसे डायरेक्टली ये तो गिवन है, कुछ टर्म्स हैं जो तुम्हारे आगे इकोलॉजी में भी काम आएंगे, तुम्हारे ऐसे डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, लेकिन पूरी बायोलॉजी जब तुम देखोगे, क्वेश्चंस जब तुम देखोगे, तो वो टर्म्स दिख जाते हैं हमें। अगर मतलब ही नहीं पता होगा तो हम आंसर भी नहीं कर पाएंगे। तो एक टर्म है दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? देखो, हमें इतना पता है कि अगर कोई ह्यूमन है वो कितना एवरेज जीता है। हमने क्या किया, जब स्टडीज की जाती है तो हम क्या निकालते हैं, किसी का एवरेज लाइफ स्पैन क्या है।
एवरेज लाइफ स्पैन मतलब अगर एक पॉपुलेशन के अंदर 10 इंसान रह रहे हैं, 10 ह्यूमन बीइंग रह रहे हैं, तो हमने देखा कि सबके मरने की एज कितनी है। कोई 80 साल, कोई 75 साल, कोई 90, कोई मतलब ये हो रहा है 80 से 90 के बीच में है, कोई 78, कोई 72। तो ज्यादातर हमें क्या दिखा कि हमारे 75 से लेकर 90 के बीच में इंसान जो है वो जिंदा इतने टाइम तक रह रहे हैं, या 50 से 60 या 50 से 70 या 60 से 80 का बीच जो हम लेते हैं कि एवरेज इंसान 60 से 80 तक रह रहा है। और ये हर पॉपुलेशन का अलग है। हर पॉपुलेशन का अलग कैसे है? देखो अब तो मेडिकल फैसिलिटीज आ गई, अब बीमारियां अगर हैं तो उनका इलाज भी है, समझ रहे हो? तो अगर मैं कंट्री टू कंट्री की बात करूं तो जापान में इंडिविजुअल्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कुछ और है। यहाँ पर अगर मैं बेसिक ह्यूमन की बात करूं, इट इज अप्रोक्सीमेटली 60 to 85 के बीच तक इंसान रहता है, एवरेज, नॉट ऑल पर एवरेज। तो व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी? जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना ह्यूमन बीइंग तो जिंदा रहता ही है अपनी नेचुरल डेथ तक। समझ में आ रहा है कि मतलब यह एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक ह्यूमन बीइंग अगर है तो वो इतना टाइम तो जिएगा ही जिएगा। दिस डेथ इज द नेचुरल डेथ। यहाँ पर कोई एक्सीडेंट, कोई बीमारी की बात हम नहीं कर रहे हैं। दिस डेथ इज नेचुरल डेथ। नेचुरल डेथ मतलब जब इंसान बूढ़ा हो रहा है, उसकी बॉडी फंक्शनल नहीं है, कोई काम नहीं कर रही है, तो बर्थ से लेकर जो नेचुरल डेथ है। और नेचुरल डेथ देखो कोई ना कोई डेथ का रीजन होता है, कोई कोई बीमार पड़ने लग गया, बट वो ओल्ड एज वाले फैक्टर्स हैं जो बीमार होना ही होना है इंसान को, क्योंकि उसके सेल्स भी बूढ़े हो रहे हैं। तो व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी? जो एक एवरेज किसी स्पीशीज की हम निकालते हैं कि कोई एवरेज पॉपुलेशन में या एक स्पेसिफिक स्पीशीज में इंसान इतना तो जीता ही है, या कोई भी एनिमल इतना तो जिएगा ही। दिस इज योर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। समझ में आया व्हाट इज लाइफ स्पैन एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी? Yes, ma'am. राइट, आगे चले। Yes, ma'am. ऑल राइट, ओके, नाउ मूव ऑन टू दी रिप्रोडक्शन वाला पार्ट। रिप्रोडक्शन, नाउ वी नो रिप्रोडक्शन जो है दो टाइप से हो रही है। कौन? बेसिक 8th 9th वाला मुझे बताओ, रिप्रोडक्शन जो है कैसे हो रही है? दो तरीके से हम देखते हैं, एक सेक्सुअल और एक एसेक्सुअल, राइट? क्या है दोनों में डिफरेंस? देखो मैं सेक्सुअल वाला ह्यूमन से ही रिलेट करके पहले वो चैप्टर कराऊंगी, एसेक्सुअल जो बच जाएगा वो हम फिर फर्स्ट चैप्टर पे आएंगे, ठीक है? इससे होगा ये तुम्हारे दोनों चैप्टर साथ साथ क्लियर हो जाएंगे, और कुछ नहीं है। हाँ बोलो, क्या है सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? कोई डिफरेंस? बोलो बोलो, एसेक्सुअल और सेक्सुअल में क्या डिफरेंस है? कुछ भी, कोई भी बेसिक डिफरेंस भी बताओ। कोई ऑर्गेनिज्म अगर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो उसे दो पेरेंट की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, एक बॉडी सफिशिएंट है अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करने के लिए। अपनी एक इंडिविजुअल बॉडी इतनी केपेबल है कि वो अपने जैसे और इंडिविजुअल्स बना देगी। तो यहाँ पर ओनली वन पेरेंट बॉडी इज रिक्वायर्ड, ओनली वन पेरेंट बॉडी इज रिक्वायर्ड। समझ में आया? Yes, ma'am. यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर थोड़ा झोल है। कैसे? तुम लोगों ने मेरे साथ एनिमल किंगडम की भी क्लासेस की हैं, तो हमने वहां पर पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि दो पेरेंट रिक्वायर्ड होते हैं, राइट? Yes, दो ma'am. पेरेंट रिक्वायर्ड हैं, दो पेरेंट्स के लिए। अच्छा, अब एक चीज हमने ये भी तो देखा है कि जो रिप्रोडक्शन है वो, अगर मैं बात करूं हर्माफ्रोडाइट के केस में, तो बॉडी तो एक ही है, नहीं? जी मैम। बॉडी एक है कि नहीं है? है। हाँ, तो ऐसे तो एक बॉडी में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है क्योंकि सेक्सेस एक ही बॉडी में दोनों प्रेजेंट है। तो ये दो पेरेंट ना बोलकर क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि यहाँ पर फ्यूजन ऑफ गैमीट रिक्वायर्ड है? यहाँ पर फ्यूजन
ऑफ गेमीट होना चाहिए ना. व्हाट इज गेमीट? गेमीट आर दी सेक्स सेल्स. गेमीट क्या है? दे आर दी सेक्स सेल्स. यहाँ पर फ्यूजन जो है वो सेक्स सेल्स का होना चाहिए. यहाँ पर देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यूजन ऑफ द गेमीट्स. समझ में आया क्या हो रहा है? तो एक मेन पॉइंट है सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में कि यहाँ पर तुम्हारे गेमीट्स बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, ये मैं आगे कराऊंगी क्लासेस में. दो तुमने बचपन से अभी तक ये पढ़ा है कि गेमीट यहाँ बनते भी नहीं है, पर मैं तुम्हें एक केस बताऊंगी कि गेमीट तो बन रहा है पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं किया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर दिया. तो ये भी बोलना गलत है कि गेमीट ही नहीं बन रहे, पर ये बोलना रिक्वायर्ड है कि गेमीट का फ्यूजन हो रहा है. यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर नहीं हो रहा. समझ में आया क्या चल रहा है? समझ आ रहा है? और बेसिक डिफरेंस की बात करूं तो यहाँ पर, अच्छा ये गैमीट हो गए, यहाँ पर क्या होता है, एग्जैक्ट कॉपी फॉर्म हो रही है. यहाँ पर एग्जैक्ट कॉपी बन रही है. जो डॉटर सेल्स हैं, दीज आर दी डॉटर सेल्स. जो डॉटर सेल्स बने उनकी एग्जैक्ट कॉपी आ रही है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशंस होती हैं, राइट? यहाँ पर वेरिएशन बहुत ज्यादा है, यहाँ पर नहीं है. यहाँ पर जब तक कोई एरर नहीं है तब तक नहीं है. तो वेरिएशन के चांसेस इसमें बहुत ज्यादा है और इसमें बिल्कुल नहीं है. दिस इज रिड्यूस्ड. इसमें बिल्कुल नहीं है. समझ आ रहा है क्या चल रहा है? यस मैम. ऑल राइट. अच्छा, सेक्सुअल और एसेक्सुअल के अंदर अब तुमने बचपन से देखा होगा, मतलब जो हम 7th 8th 9th 10th में पढ़ रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगेन मैंने एनिमल किंगडम में भी तुम लोगों को बहुत बार कराया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप होते हैं, राइट? जैसे कि बडिंग, जैसे कि फिजन, जैसे कि स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन. वेरी गुड शालिनी, तुम्हारी आवाज जैसे बहुत बहुत स्लो है. स्पोर फॉर्मेशन हो गया, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो तुम प्लांट्स में पढ़ते हो, एंड रीजनरेशन. तो रीजनरेशन हम यहाँ लिख देते हैं बट इट इज नॉट अ टाइप ऑफ ट्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल के केस में जैसे हम एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं, सेक्सुअल के केस में क्या है, अगर देखो यहाँ पर हमें इतना तो पता है कि फ्यूजन ऑफ गेमीट हो रहा है, फ्यूजन ऑफ गेमीट्स है, राइट? अब ये फ्यूजन कहाँ है? फ्यूजन ऑफ गेमीट मिलकर क्या बनाता है? जाइगोट, राइट? यही तो हो रहा है. गेमीट फ्यूज होके क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं. यस मैम. बनाते हैं. इस पर मैं एंड में आऊंगी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि हम ये बहुत बार कर चुके हैं. मेन मुझे आगे के भी क्योंकि चैप्टर कंटिन्यू कराना है तो इस पर मैं आती हूँ, क्योंकि मैं बहुत बार तुम लोगों को पिछली क्लास में करा चुकी हूँ. ये करने के बाद हम वापस इस पर आएंगे, डोंट वरी, क्योंकि पहले चैप्टर में और बहुत से ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो नई हैं, जो तुम्हें पता होनी चाहिए. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले स्टार्ट कर देते हैं, उससे रिलेटेड चीजें देखते हैं. ऑल राइट, इसे हटा दूं. अब अपने साथ अपनी एनसीईआरटीज ओपन कर लो. पहले तो पहला ही चैप्टर ओपन करके रखना, या पहले बेसिक समझ लो फिर रिवाइज करना, ठीक है? हटा दूं इसे? यस मैम. ऑल राइट. देखो, जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर आते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम बोलते हैं गेमीट बन रहे हैं. पहली चीज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ना कुछ इवेंट्स हैं. इवेंट्स मतलब इस पूरे रिप्रोडक्शन के अंदर देखो, एनी हाउ हमें ऑफस्प्रिंग पैदा करना है. उस ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो हम स्टार्ट करेंगे उसके अंदर भी हमें क्या दिखाना है, वो कौन कौन से इवेंट्स हैं जिससे ऑफस्प्रिंग बन रहा है और क्या बॉडी के अंदर चेंजेस हो रहे हैं कि ऑफस्प्रिंग बना, ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर हमें पढ़ना है. बट अगर मैं ओवरऑल कैटेगराइज करूं तो ओवरऑल कैटेगराइज के अंदर हमारे पास 3 फेजेस हैं. कौन कौन से? एक तो प्री फर्टिलाइजेशन फेज, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज. फर्टिलाइजेशन से पहले बॉडी में क्या चल रहा है?
फर्टिलाइजेशन हो गई, उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद बॉडी में क्या हो रहा है, कैसे बेबी डेवलप हो रहा है, दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन समझ में आया क्या है, क्या चल रहा है, समझ आ रहा है? ओके अब अगर मैं प्री फर्टिलाइज, अब थोड़ा सा दोबारा एनिमल किंगडम पर आना, अगर मैं बात करूं प्री फर्टिलाइजेशन की, तो प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर पहले तो हमारे सेक्स सेल्स बनेंगे, सेक्स सेल्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे, जिसे हम बोलते हैं जेनेसिस। जहां भी आ जाए भाई, हमने क्या बात की, गेमीट फ्यूज हो रहे हैं फर्टिलाइजेशन में, तो गेमीट फ्यूज तो तब होंगे ना जब गेमीट बनेंगे, नहीं? गेमीट फ्यूज तब होंगे जब गेमीट बनेंगे, तो गेमीट बनना ऑब्वियसली प्री फर्टिलाइजेशन से पहले वाला इवेंट है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले तो गेमीट फॉर्मेशन हो रही है। गेमीट फॉर्मेशन का एक टर्म है, वी कॉल इट गेमीटोजेनेसिस। जेनेसिस टर्म इज रिलेटेड टू फॉर्मेशन। तो इसको हमने क्या बोला, इस टर्म को हमने क्या बोला, गेमीटोजेनेसिस। जेनेसिस टर्म इज रिलेटेड टू फॉर्मेशन। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन किसकी हो रही है, गेमीट्स की। समझ आया इतना? अब एक बात मुझे बताओ, प्री फर्टिलाइजेशन में गेमीट बन गए, उसके बाद गेमीट ट्रांसफर भी होंगे, होंगे नहीं होंगे? गेमीट ट्रांसफर होंगे। अब गेमीट जो यहां पर हुआ, गेमीट ट्रांसफर, गेमीट ट्रांसफर, गेमीट ट्रांसफर कहाँ हो रहे हैं? हम बात करते थे इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की, याद है कुछ कुछ? अब क्या है भैया, यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन है, हमें पता है फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी हो सकती है और फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी हो सकती है। अगर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है तो गेमीट ट्रांसफर उस मीडियम में होंगे जहां पर बाहर वो फर्टिलाइजेशन हो रही है, या तो वो कहां होंगे, मीडियम के अंदर। अगर फर्टिलाइजेशन इंटरनल है तो गेमीट ट्रांसफर क्या होंगे, एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर। यहां पर क्या हो रहा है, बॉडी टू अदर बॉडी, नहीं होगा, नहीं होगा? प्रियांशु समझ आ रहा है? तुम चुप हो बहुत, समझ आ रही है चीजें प्रियांशु? रीना का तो ऑडियो ही कनेक्टेड नहीं है, बताओ जरा। समझ में आ रही है चीजें प्रियांशु? देखो अगर तुम्हारा हिंदी मीडियम है, थोड़ा किसी का भी अगर दिक्कत हो रही है तो मुझे रोक के पूछ लिया करो कि क्या, तुम्हें सारी चीजें पता होंगी, मैंने मान लिया, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ अगेन लैंग्वेज बैरियर की वजह से तुम्हें वो चीज समझ नहीं आएगी ना, तो रोक कर पूछ लिया करो कि इसको मतलब तुम्हें चाहे जो भी पता है और जो मैं बता रही हूँ वो कैसे तुम कम्युनिकेट, मतलब कैसे तुम समझोगे उस चीज। अच्छा अब क्या है, अगर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है तो मीडियम के अंदर गेमीट ट्रांसफर होंगे, जिस भी मीडियम में हो रहा है, बाहर मतलब पानी में हो रहा है, कहाँ हो रहा है वहां पर। इंटरनल है तो एक बॉडी से डायरेक्टली दूसरी बॉडी में आएंगे, राइट? यस मैम। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन अगर एक्सटर्नल है तो फ्यूजन भी बाहर होगा, जो फ्यूजन है वो कहाँ होगा, फ्यूजन इन मीडियम। और अगर फर्टिलाइजेशन इंटरनल है तो फ्यूजन कहाँ होगा, इन द बॉडी। नहीं होगा, नहीं होगा? होगा। यस मैम। ऑल राइट। दूसरी चीज, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में अब क्या होगा, जो फ्यूजन हो गया, फ्यूजन होने के बाद क्या बना, जाइगोट बना। वेरी गुड, जाइगोट बना। अब जाइगोट देखो, अब ऑर्गेनिज्म ना दो तीन तरीके के होते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन का केस बता रही हूँ क्योंकि जाइगोट बन गया। अब क्या है, ऑर्गेनिज्म या तो ओवीपेरस होगा या फिर वो वीवीपेरस होगा। मैम इनका हिंदी में मीनिंग क्या हुआ? सॉरी शालिनी, दोबारा बोलो।
मैम इनका हिंदी में मीनिंग क्या हुआ? नहीं समझ में आ रहा, नेटवर्क प्रॉब्लम मेरी तरफ से है। प्रियांशु का मैंने अभी मैसेज पढ़ा। हाँ बताओ शालिनी, दोबारा बोलो, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं है। मैम इनका हिंदी में मीनिंग क्या होगा? देखो हिंदी में मैं तुम्हें इसका एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी नहीं बता सकती, लेकिन तुम्हें मैं इसका मतलब बता सकती हूँ, तो वो हिंदी में लिख लो। मतलब मुझे एग्जैक्ट वो वर्ड नहीं पता, लेकिन मैं इसका मीनिंग तुम्हें बता सकती हूँ। ओवीपेरस, वीवीपेरस या फिर ओवो वीवीपेरस क्या होता है ये मैं तुम्हें समझा देती हूँ। जो ऑर्गेनिज्म अंडे दे रहे हैं, जो जैसे हम बात करते हैं बर्ड्स की, वो क्या कर रहे हैं, वो एग ले कर रहे हैं। जो हम अंडा भी कंज्यूम करते हैं वो भी तो एक बर्ड का ही एग है ना। तो जो एग ले करते हैं उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, ओवीपेरस। इसका मतलब उस अंडे के अंदर उनकी डेवलपमेंट हो रही है, और अगर वो अंडा बॉडी से बाहर निकाल भी रहे हैं तब भी बाहर अंडे की डेवलपमेंट हो रही है, उसकी मदर की बॉडी से कोई रिलेशन नहीं है, राइट? यस मैम। तो ओवीपेरस ऑर्गेनिज्म कौन से हुए, जो एग ले कर रहे हैं, ओवीपेरस विच ले एग, विच ले एग्स। वीवीपेरस क्या होते हैं, जो डायरेक्टली यंग वंस को पैदा करते हैं। एग्जांपल हम लोग, डॉग्स, कैट, वो क्या करे, वो अंडे नहीं दे रहे हैं, वो अपनी बॉडी से अपने जैसा ही ऑर्गेनिज्म निकाल रहे हैं। समझ में आया? यस मैम। विच डायरेक्टली गिव बर्थ टू यंग वंस। यहां पर लिखो, डायरेक्टली गिव बर्थ टू यंग वंस। ओवोविविपेरस क्या होता है, ओवोविविपेरस थोड़ा सा इसको समझना। ओवोविविपेरस क्या है, ऑर्गेनिज्म ने सोचा मैं एग ले कर देता हूँ। देखो यहाँ पर दोनों टर्म आ रहे हैं, ओवो एग के लिए भी आ रहा है और वीवी बॉडी के लिए भी आ रहा है ना। तो अब क्या है, ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, फर्टिलाइजेशन हो गई, फर्टिलाइजेशन हो गई इंटरनली, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हुई। तो ऑर्गेनिज्म को लगा कि ठीक है मैं एग बना देता हूँ। उसने एग बना दिया, पर उसने एग ले नहीं किया। जैसे हमारे होते हैं ना बर्ड्स के एग, तो वो ले कर देते हैं, बाहर ही एग ले कर रहे हैं, उस शेल के अंदर उनकी डेवलपमेंट हो रही है। ओवोविविपेरस ऑर्गेनिज्म, ये कुछ फिश होती है शार्क जैसे की, उसमें क्या होता है, उन्होंने क्या किया, बॉडी के अंदर, ये एक फिश है, इस बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो गई और ये एग बन गया। ऐसे ही एग्स बने, लेकिन इन्होंने क्या किया, एग को बाहर नहीं निकाला, एग बॉडी के अंदर ही बनता रहा। एग बॉडी के अंदर जब बन रहा है तो एग, अच्छा बॉडी के अंदर एग के अंदर बना है वो, तुम समझ रहे हो? अभी मेरे पे मतलब अगर मैं ह्यूमन के केस में बात करूं तो यूट्रस के अंदर एग्जैक्ट बेबी आ रहा है, अंडे के अंदर बेबी नहीं बन रहा। यू गेटिंग मी, मैं क्या कहना चाह रही हूँ? राइट। तो अब क्या है, इस ओवोविविपेरस के अंदर क्या है, बॉडी के अंदर एग है, उस एग के अंदर, इसे हटा दूं, ये नोट कर चुके हो तुम लोग, या मैं दूसरी स्लाइड लेती हूँ, रुक जाओ। हाँ अब क्या है, ये बॉडी है, यूजुअली देखो 3 सिनेरियो, एक बॉडी है, हम बर्ड्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, ये बर्ड मैंने बना ली, इसके अंदर क्या हुआ, इसके यूट्रस के अंदर क्या हुआ, इस यूट्रस के अंदर फ्यूजन हुआ मेल और फीमेल गैमीट का। जब फ्यूजन हो गया तो उस फ्यूजन के बाद ये जाइगोट बन गया। जाइगोट के ऊपर देखो, जाइगोट बन गया मतलब मेल फीमेल दोनों, दो हमारे पास, ये एन बॉडी थी, ये भी एन था, फ्यूजन हुआ, जाइगोट बन गया। ये जाइगोट के ऊपर हार्ड कैलकेरियस कवरिंग आती है, अंडा खाते हैं ना हम, एग कंज्यूम करते हैं, वो जो हार्ड एग, उस कैलकेरियस कवरिंग को तोड़ते हैं ना हम, तुम बना के एग खाते होगे। तो अब ये क्या है, जाइगोट के ऊपर क्या आया, तुम लोग को दिख रहा है ना, हाँ, ओहो 1 मिनट रुको, हाँ, उस एग के ऊपर क्या हो गया, उस एग के ऊपर एक हार्ड कवरिंग आ गई। इस हार्ड कवरिंग को हमने क्या बोला, ये कैलकेरियस एग था। अब ये क्या हो गया, इसने ले कर दिया, इसको मतलब नहीं है अंदर डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंट नहीं हो रही, इसने एग ले कर दिया, एग ले किया। अब जो तुम अंडा फोड़ के खा जाते हो उसके अंदर तो डेवलपमेंट हुई ही नहीं, जो हमने एग फोड़कर खाया उसके अंदर डेवलपमेंट नहीं हुई, क्योंकि इसकी डेवलपमेंट बाहर होनी थी, इसने एग ले कर दिया।
एग ले करने के बाद एक सर्टेन मेच्योरिटी पीरियड के बाद एग हैच होता। हैच मतलब डेवलप्ड एग से अंडा रप्चर होता, वो कैल्केरियस लेयर रप्चर होती, और उस रप्चर के बाद बेबी, जो बेबी एग है, बेबी एग कह रही हूँ, जो बेबी बर्ड है वो बाहर आता और ये एग क्रैक हो जाता। लेकिन इतना तो तुमने टाइम ही नहीं दिया ना, तुमने तो पहले ही फोड़ के खा लिया, क्योंकि उसने एग ले कर दिया था पहले ही। दैट मीन्स ये बेबी की डेवलपमेंट बॉडी के अंदर नहीं हुई, राइट? समझ में आया इतना? दूसरा केस विविपेरस, दिस इज ओविपेरस, जो बर्ड्स के केस में हम देखते हैं, दिस इज ओविपेरस सिचुएशन, ओविपैरिटी, जिसमें एग ले हो रहा है। व्हाट इज विविपैरिटी और विविपेरस ऑर्गेनिज्म? एग्जाम्पल ह्यूमंस, डॉग्स, मैमल्स। हो क्या रहा है उनकी बॉडी के अंदर, मान लो दिस इज द यूट्रस, ठीक है, उस बॉडी में क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रॉपर एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, फेलोपियन ट्यूब में एग और स्पर्म का फ्यूजन हुआ, फ्यूजन होने के बाद जाइगोट बन गया, दिस इज जाइगोट। जाइगोट बनने के बाद जब बेबी डेवलप हो रहा है तो उसके ऊपर कोई कैल्केरियस एग की, कोई कैल्केरियस शेल की कवरिंग नहीं आई। समझ आ रहा है या मैं बहुत ज्यादा तेज भाग रही हूँ? आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एग के ऊपर कवरिंग आई, इस इधर तुम्हारे सिनेरियो में क्योंकि इसको ले करना ही नहीं था, कोई एग के ऊपर कवरिंग नहीं हुई, इसी डेवलपमेंट की वजह से ये जो बेबी है, ये बेबी यहाँ पर डेवलप हो रहा है, ये बेबी यहाँ पर डेवलप हो रहा है, ये बेबी आगे चल के मदर की बॉडी के साथ अटैच होगा। अभी हम ये सारी चीजें डिटेल में बात करेंगे क्योंकि हमें ह्यूमन का ही सिनेरियो पढ़ना है। तो जब ये बेबी यूट्रस से अटैच हुआ, इसके ऊपर कोई ऐसे कैल्केरियस वाले शेल की कवरिंग नहीं थी। जब ये पूरा बेबी मैच्योर हो गया, यहाँ पर पूरा बेबी मैच्योर होने के बाद उसकी डिलीवरी हो गई। जब डिलीवरी हुई तो एक मदर ने अपने जैसे ह्यूमन बीइंग को, कोई एग जैसा चीज नहीं थी, यंग वन को सीधा डिलीवर किया। उसकी जो डेवलपमेंट थी वो मदर की बॉडी में थी, यहाँ पर डेवलपमेंट बॉडी के बाहर थी, एग के अंदर थी। समझ आ रहा है? यस मैम। ओके, दिस इज ओविपेरस एनिमल और ओविपैरिटी, जहां पर young ones are delivered, organism produces directly young ones, एग नहीं हो रहा। तीसरा केस है, उसमें थोड़ा सा जाम है, कुछ नहीं है वैसे तो, ओवो विविपेरस, ओवो विविपेरस। इसमें क्या हुआ, कुछ फिश होती हैं ऐसी, वो क्या कर रही हैं, उनको बनाना एग है लेकिन उनको बच्चा भी बनाना है, और वो एग भी बना रही है, एग ले नहीं कर रही है, तो थोड़ी सी कंफ्यूज्ड है वो, ऐसे समझ लेना। फिश के अंदर क्या हुआ, हमने ये फिश बना दी, ठीक है, इस फिश के अंदर क्या है, लेट मी चेंज द कलर, यहाँ पर नॉर्मली इसने एग प्रोड्यूस किए। देखो एग और स्पर्म अगर फ्यूज हो रहा है और वो बॉडी के अंदर है तो यहाँ भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, यहाँ भी हमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिली, यहाँ भी हमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिली। बेबी की डेवलपमेंट अलग हो रही है पर फर्टिलाइजेशन यहाँ भी अलग है, यहाँ भी यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, राइट? यस मैम। ओके, अब क्या हुआ, एग और स्पर्म फ्यूज हो गए। जब एग और स्पर्म फ्यूज हुए, इन्होंने क्या बनाया, सेम चीज, जाइगोट बनाया। जाइगोट बनाने के बाद इसके ऊपर कवरिंग भी कर दी। जाइगोट बनाने के बाद इसके ऊपर थोड़े से नॉर्मल, ऐसे बहुत ज्यादा कैल्केरियस नहीं है बट कवरिंग कर दी। आइडियली इसको ले करने थे एग्स, ओविपेरस जैसा होता, एग बना दिया, बॉडी से रिलीज आउट कर दो। इसने क्या बोला, मुझे तो खतरा लग रहा है अपने बच्चों के ऊपर, बाहर बनेंगे भी या नहीं बनेंगे, वो एग को अपनी बॉडी में रिटेन करके रखती हैं। ये फिश एग को ही अपनी बॉडी में रिटेन करके रखती हैं। डेवलपमेंट एग के अंदर हो रही है, यहाँ पर एग के अंदर नहीं थी। विविपेरस में एग के अंदर नहीं थी, ओविपेरस में एग के अंदर थी पर बॉडी के बाहर थी। समझ आ रही है ना चीजें? देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आई अग्री। समझ आ रहा है तो बताओ, मैं दूसरी लैंग्वेज में बता देती हूँ, नहीं तो बोलो।
अल्टीमेटली बच्चा पैदा करने से मतलब है ना, रिप्रोडक्शन कैसे भी हो रहा है, डेवलपमेंट बाहर हो अंदर हो, उन्हें अपनी स्पीशीज की इंटीग्रिटी को बढ़ाना है। यहाँ पर क्या हुआ, जाइगोट उस एग के अंदर बन रहा है, बॉडी के अंदर ही, यहाँ पर बॉडी के बाहर एग हैच हुआ था, एग टूटकर जो डेवलप्ड बेबी था बर्ड का वो बाहर निकला, चिकन बोल रहे हैं, चूजे। अब क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हैचिंग होती है ना, जो एग ये टूट रहा है, पूरा बेबी डेवलप हुआ एग के अंदर, एग कहाँ डेवलप हुआ, बॉडी के अंदर, एग की हैचिंग हुई बॉडी के अंदर ही, इसने छोटी छोटी फिश बना ली, ये छोटी छोटी फिश, अब ये छोटी छोटी फिश को रिलीज कर रहे हैं, तो जो बाहर फिश आ रही हैं वो छोटी छोटी फिशेस हैं, एग नहीं है, पर डेवलपमेंट एग के अंदर हुई। शार्क के अंदर हमें ये देखने को मिलता है, दिस इज ओवोविविपेरस और ओवोविविपैरिटी। समझ में आया? यस मैम। बताओ, ड्रॉ कर रहे हो, कुछ लिखवाना है मुझे या तुम मेरे बोलने पर लिख रहे थे? मैम आपके बोलने पे लिख रहे थे। ओविपैरिटी एनिमल्स विच ले एग, विविपैरिटी एनिमल्स विच गिव या विच प्रोड्यूस या विच गिव बर्थ टू यंग वंस, ये ठीक है, ये लिख लो, विच गिव बर्थ टू यंग वंस। ओविपैरिटी में क्या है, animals produces egg, animal produces egg, they do not release the egg। अपनी लैंग्वेज में इसलिए बोल रही हूँ, कोई तुमसे क्वेश्चन स्टेटमेंट की फॉर्म में नहीं पूछेगा, जब रिवाइज करोगे वो स्टेटमेंट सिर्फ पढ़ने के काम आएगी, ये अगर तुम्हें समझ आ चुका है तो भूलो नहीं, बस इसलिए। they do not lay egg, the development occurs inside the body, inside the egg, development occurs inside the body, inside the egg, egg hatches inside the body and animal produces young ones। written? done? यस मैम। ऑल राइट, ये था सारा डेवलपमेंट वाला जो एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर था, डोंट वरी, हम ह्यूमन के केस को लेकर डिटेल में पढ़ेंगे। अनदर चीज, हाँ बट चिड़ियों के अंदर ना एग कैसे बनते हैं? देखो, एग की जो कवरिंग होती है ना, वो एक्चुअली फर्टिलाइजेशन होने के बाद यूटरस के कुछ सेल्स होते हैं जो सिक्रीट करते हैं। जस्ट इमेजिन, अगर पहले से ही एग की इतनी हार्ड कवरिंग है तो स्पर्म फ्यूज कैसे करेगा? जो स्पर्म्स में इतनी फाइट चलती है, अभी मैं बताऊंगी ये फाइट वाला भी, वो कैसे एग को फ्यूज करेगा अगर उसके ऊपर ऑलरेडी हार्ड कवरिंग होगी। तो ये हमारी बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है कि अगर बॉडी के अगर जो एम्ब्रियो है, जो डेवलप्ड बेबी है, अगर उसे बॉडी के बाहर डेवलप होना है तो एनवायरमेंटल कंडीशन से बचने के लिए उनके ऊपर ये कैल्केरियस कवरिंग आती है जो यूटेरस सिक्रीट करता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये मैं तुम्हें अपने, जब हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन ह्यूमन के केस में, उस सिनेरियो में डिटेल में बताऊंगी, तब तुम्हें चीजें और क्लियर हो जाएंगी। दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्टरी क्लास। समझ आ रहा है? यस मैम। ऑल राइट, अब समझना इस चीज को। हमने बात की जो फर्टिलाइजेशन इंटरनल और जो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है। अगर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है तो उस केस में, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों बॉडीज को बाहर अपने एग और स्पर्म या गैमीट ले करने हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में गैमीट्स कहाँ होते हैं? मीडियम के अंदर। तो मीडियम के अंदर डैमेज होने के भी चांसेस ज्यादा होते हैं। पता नहीं ना फ्यूज कर पाए नहीं कर पाए, कोई आपदा आ गई, कोई डिजास्टर आ गया, कुछ भी, वो खा लिए जाए किसी बड़े ऑर्गेनिज्म के थ्रू, तो चांसेस कम हो जाते हैं ना फर्टिलाइजेशन के। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में मेल बॉडी एंड फीमेल बॉडी बहुत अमाउंट में गैमीट प्रोड्यूस करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ गैमीट, लार्ज अमाउंट ऑफ गैमीट, लार्ज अमाउंट ऑफ गैमीट प्रोड्यूस करते हैं। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन के चांसेस, और जो ये बाहर ही डेवलप होंगे ना, जब फर्टिलाइजेशन बाहर हो रही है तो उनकी डेवलपमेंट भी बाहर होगी, राइट? यस मैम। तो डेवलपमेंट बाहर होगी तब भी तो रिस्क है ना, कितने ही बच्चे बचेंगे। तो
कुछ तो बच्चे बचने चाहिए, तभी रिप्रोडक्शन का मोटिव है। तो ये बॉडी का फिनोमिना होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ गैमीट्स जो है बॉडी वो प्रोड्यूस करती है, क्योंकि डेवलपमेंट भी उनकी बाहर होनी है। पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन के केस में ऐसा नहीं होता। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के केस में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जब पता है एक बॉडी के अंदर हो रही है डेवलपमेंट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर डेवलपमेंट हो रही है। बॉडी के जो अंदर डेवलपमेंट हो रही है उसमें एक टाइप के गेमीट को तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, जो बॉडी के अंदर डेवलपमेंट हो रही है उसे तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है ना उस गेमीट को, तो वो लिमिटेड तो चलेगा, उसको तो खराब होने के चांस ही नहीं है, वो बॉडी में प्रोटेक्टेड है, राइट। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर जिस भी टाइप के गैमीट को दूसरी बॉडी में जाना है उसे ट्रैवल करना है। उस केस में एक जो, फॉर एग्जांपल मैं केस ले लेती हूँ, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी में हो रही है, इनसाइड फीमेल बॉडी, तो जो फीमेल गैमीट है उनके नंबर कम चलेंगे। क्यों? क्योंकि वो बॉडी के अंदर है, डैमेज नहीं होगा। पर जो मेल गैमीट है, दिस हैज टू ट्रैवल टू द फीमेल पार्ट। मेल गैमीट्स को ट्रैवल करना पड़ेगा फीमेल बॉडी तक, तो उनके लिए मेल जो गैमीट है दे हैव टू ट्रैवल, मेल गैमीट हैव टू ट्रैवल। इसीलिए मेल गैमीट का जो नंबर है अगेन वो मिलियन में होता है। तो मेल गैमीट हैव टू ट्रैवल, दैट मींस लार्ज इन नंबर, लार्ज इन क्वांटिटी नहीं, बिकॉज दे हैव टू ट्रैवल। लिख लो ये, मैं उधर चली जाती हूँ। बताओ समझ आया इतना क्या कह रही हूं मैं, क्या चल रहा है, चीजें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? मैम एक बार और समझा दो। देखो बहुत सिंपल सी चीज है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर फर्टिलाइजेशन बाहर हो रही है, एनवायरमेंट में हो रही है, पानी हो एयर हो, दो यूजुअली पानी में होती हैं। तो अब क्या है, पानी के अंदर जब फर्टिलाइजेशन हो रही है तो मेल और फीमेल दोनों गैमीट्स को पानी के अंदर रिलीज करना है। पानी के अंदर जब वो रिलीज करेंगे तो देयर आर चांसेस इधर उधर हो जाए वो गैमीट्स, देयर आर चांसेस कि कोई बड़ा एनिमल आए और उन्हें कंज्यूम कर ले, देयर आर चांसेस कि उन्हें खाना ना मिले, उन्हें मेटिंग करने के लिए पार्टनर ना मिले और वो वहीं खराब हो जाए। तो लेकिन लार्ज अमाउंट में रिलीज करने का मतलब है, हम 10th में प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, चांसेस को बढ़ाना ताकि फर्टिलाइजेशन का चांस बढ़ जाए। इसीलिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो गैमीट का अमाउंट है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जिस बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रही है उसको, फीमेल बॉडी के ओवम को तो कहीं जाना ही नहीं है, तो चांस क्या ही बढ़ाना जब पता है वो ओवम सिक्योर ही रहेगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो एग का क्वांटिटी है वो उतनी ही रहेगी। इधर क्या होगा, क्योंकि मेल स्पर्म्स को ट्रैवल करना है फीमेल बॉडी तक, तो ट्रैवल करने में जो क्वांटिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन में एक टाइप का गैमीट, जो फीमेल में बात कर रही हूं, वो उसका नंबर हमारे केस में हर मंथ एक एग प्रोड्यूस हो रहा है। मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है हमारी बॉडी में, उसके फेजेस होते हैं और हर मंथ एक एग बन रहा है। लेकिन मेल स्पर्म्स मिलियन में बन रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे एग को ट्रैवल ही नहीं करना, हमारी बॉडी में होना है सब कुछ, पर मेल एग को मेल स्पर्म्स को ट्रैवल करना है फीमेल बॉडी तक। समझ आ रही है चीजें? यस मैम। ऑल राइट, अच्छा समझ में आया क्या है? यहाँ पर नंबर ज्यादा होंगे बहुत, मेल फीमेल दोनों के। यहाँ पर एक का नंबर बहुत कम है, दूसरे का नंबर बहुत ज्यादा है, बिकॉज हाँ उन्हें ट्रैवल करना है। हटा दूं इसे, आगे चले? यस मैम। दूसरी चीज, जो गैमीट्स हैं, यूजुअली जो गैमीट्स होते हैं, अगर मैं ऑपोजिट सेक्स की बात करूं, ऑपोजिट सेक्स से मेरा मतलब है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जो निकला है,
मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जो निकला है, अगर मैं उनके स्ट्रक्चर की बात करूं, तो अगर तो गैमीट, इसको ध्यान से समझना, अगर गैमीट मेल बॉडी, इसको मैं ऐसे बनाती हूँ, हाँ, दिस इज द साइन फॉर मेल एंड हियर इज द साइन फॉर फीमेल। इनके अंदर क्या है, अगर तो ये स्ट्रक्चर सेम है, ऐसा है ये भी, ऐसा है ये भी, कोई डिफरेंस है दोनों में? नो मैम। कोई डिफरेंस है? दिस इज गैमीट, ये सेम है, स्ट्रक्चरली दे आर सेम। यस मैम। इन गैमीट्स को हम बोलते हैं आइसोगैमीट। क्या बोलते हैं? आइसोगैमेट। आइसोगैमीट, ठीक है। कुछ कुछ एल्गे हैं, कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें हमें आइसोगैमीट वाला स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और आगे जैसे एनिमल किंगडम के अंदर हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो सब में हेटेरोगैमीट, मैं बताती हूँ। अच्छा, आइसोगैमीट को होमो टर्म इज रिलेटेड टू सेम, आइसोगैमीट को मैं होमोगैमीट भी बोल सकती हूँ और होमोगैमीट बोल सकती हूँ कि नहीं बोल सकती? आइसोगैमीट को मैं होमोगैमीट बोल सकती हूँ? कह सकती हूँ ना? यस मैम। अब मान लो एक टाइप यहाँ पर है मेल बॉडी और यहाँ पर है फीमेल बॉडी। मेल बॉडी का अगर मैं केस लूं, यूजुअली क्या होता है, मेल बॉडी जिसको ट्रैवल करना है दूर तक, वो बहुत छोटे हैं, ठीक है। इसको मैं एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पर इसके जो स्पर्म है इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, लेकिन एग जो है इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। कैन यू स्पॉट द डिफरेंस नाउ कि ये एक गैमीट है और ये एक गैमीट है, ये अलग है स्ट्रक्चरली? यस मैम। स्ट्रक्चरली दे आर वेरी डिफरेंट, दे आर स्ट्रक्चरली सेम, स्ट्रक्चरली सेम। तो क्या मैं इन्हें एन आइसोगेमीट, एन मतलब इसका आइसो मीन सेम, तो क्या मैं इन्हें एन आइसोगेमीट बोल सकती हूँ? यस मैम। और क्या मैं इन्हें हेटेरोगेमीट्स बोल सकती हूँ? और हेटेरो भी बोलते हैं, और हेटेरोगेमीट बोल सकती हूँ? यस मैम। हमारे केस में हमें यही पढ़ना है। समझ में आया क्या पढ़ना है? यस मैम। ठीक है, तो इनके स्ट्रक्चर हम आगे देखेंगे कि फिर कैसे फर्टिलाइजेशन हो रही है। इतना समझ में आया तो बताओ, फिर आगे चलते हैं। यस मैम। ठीक है, ये बना लिया है तो बता दो, मैं इसको इरेज करती हूँ, फिर आगे चलते हैं। और कोई जो ऐसे हम लिख रहे हैं, अगर तुम्हारी समझ में आ रहा है तो बिल्कुल पैराग्राफ पेपर भरने की जरूरत नहीं है। अगर नोट्स हमेशा छोटे स्पेसिफिक ही होते हैं, समझ आया हुआ है उन्हें की पॉइंट्स में लिखो ताकि रिवाइज करना इजी हो जाए। बाकी सब तो किताबों में भरा हुआ है तो हम वही उतार देंगे, तो बुक और नोटबुक में डिफरेंस नहीं रहा ना। यस मैम। ठीक है, तो इसे हटाओ और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। अभी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक बेस सेट किया है मैंने गैमीट से लेकर, अब आगे डिटेल पे चलते हैं कि करना क्या है। ये कर लो नोट, फिर मुझे बताना। कहाँ है, एक सेकेंड। डन? यस मैम। ओके, चलो अब मैं डायरेक्टली मूव कर रही हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन पर। क्यों? क्योंकि हम पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर रहे हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, सी वी नो हमारी जो बॉडी है वो यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल है? हमारी बॉडी यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल है? भैया मेल बॉडी फीमेल बॉडी अलग है ना? यस मैम। मेल बॉडी और फीमेल बॉडी अलग है।
Yes, तो ma'am. हमारी बॉडी यूनिसेक्स हुई, एक बॉडी में एक सेक्स, एक मतलब जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो एक टाइप का है, दूसरी बॉडी में दूसरे टाइप का है। तो यहाँ पर क्या हुआ? Unisexual. Unisexual. That means we are not hermaphrodite, we are not bisexual, we are not monoecious, we are dioecious. मतलब यूजुअली तुम प्लांट के केस में देखते हो चीजें, बट यूनिसेक्सुअल। अच्छा, अब क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो है मेल और फीमेल इजीली डिस्टिंग्विशेबल है, हम देखते ही बता देते हैं कि ये बॉडी, हम देखते ही बता देते हैं कि ये बॉडी फीमेल है या ये बॉडी मेल है। हमें इजीली देखना, डिफरेंशिएट हम कर पाते हैं ना मेल और फीमेल में। Yes, ma'am. दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अपीयरेंस से, फिजिकल अपीयरेंस से हम पता लगा सकते हैं ना कि मेल बॉडी और फीमेल बॉडी अलग है, कोई दिक्कत तो नहीं होती, राइट? Yes, ma'am. तो इसे हम बोल रहे हैं सेक्सुअली डायमॉर्फिक है बॉडी। दैट मींस सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। डायमॉर्फिक, मॉर्फिक मींस अलग अलग, कितने कितनी फॉर्म्स हैं? दो ही फॉर्म्स हैं, दैट इज डायमॉर्फिज्म। दिख रहा है हमें, तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। हमारे जो गैमीट प्रोड्यूस हो रहे हैं वो होमोगैमीट है या हेटेरोगैमीट्स हैं? स्पर्म और एग का स्ट्रक्चर सेम है कि अलग है? अलग है. अलग है। तो हमारे पास क्या है? एनआइसोगैमीट्स या फिर हेटेरोगैमीट्स? Progamic. हेटेरोगैमीट्स। Gamete. हमारी जो फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी के अंदर है कि बाहर है? अंदर. बॉडी के अंदर है। तो हमारी जो फर्टिलाइजेशन है वो कैसी है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, राइट? Yes, ma'am. जो डेवलपमेंट है, ये मैं सिर्फ बेसिक तुम्हें एनिमल किंगडम वाला बता रही हूँ। जो हमारी डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? हमारी कोई लार्वल स्टेजेस आती हैं? No, नहीं ma'am. आती, नहीं आती ना। हमारी ma'am. जो फीमेल बॉडी है वो डायरेक्टली यंग वंस को पैदा कर रही है। तो हम ओवीपेरस हैं कि वीवीपेरस हैं या ओवोवीवीपेरस हैं? हम वीवीपेरस हुए, Yes, ma'am. राइट? Yes, ma'am. अच्छा, एक और मैं टर्म तुम्हें अभी इस ओवोवीवीपेरस से क्या पहले पूछ रही थी वो भी तो लिखना था। क्या पूछ रही थी मैं अभी अभी तुम लोगों से? एक और पॉइंट था जो मैं तुमसे पूछ रही थी। हाँ, डेवलपमेंट का। लार्वल स्टेज तो नहीं आ रही, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? डेवलपमेंट इज Direct. डायरेक्ट एंड इनसाइड द बॉडी, डायरेक्ट एंड Inside the body. इनसाइड द बॉडी। बॉडी के अंदर हो रहा है, फिर विविपेरिटी आ रही है, डायरेक्टली यंग वन प्रोड्यूस कर रही है बॉडी। इतना समझ में आया कि क्या चल रहा है? Yes, ma'am. दिस इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअली मॉर्फिक मतलब डिफरेंट हैं, और दो हैं तो डायमॉर्फिज्म। ये लिखो, फिर आगे चलते हैं कि करना क्या है हमें। बोलो, ये लिख लो फिर मुझे बताना। हो गया? हो गया? Yes, ma'am. पूरा इरेज कर दूं? Yes, ma'am. ओके, चलो। नाउ सी, अब हमें कुछ चीजों पर ध्यान देना है। कुछ चीजों पर ध्यान देने का मतलब है ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले, ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले सी, हमें ह्यूमन की बेसिक चीजें पता चली।
उस ह्यूमन रिप्रोडक्शन अल्टीमेटली, अगेन मैं सेम चीज बोल रही हूँ, रिप्रोड्यूस करना मतलब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना, तो अल्टीमेटली बच्चा पैदा करना, राइट। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है उस सिनेरियो में हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए जो हम सीक्वेंस वाइज देखेंगे, जैसे प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन के जो इवेंट्स हैं। मतलब यहाँ पर सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए गैमीट होना जरूरी है। यस मैम। यस और नो? यस मैम। पहली टर्म दैट इज गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस, मेल बॉडी में अपने गैमीट प्रोड्यूस होंगे, फीमेल बॉडी में अपने गैमीट प्रोड्यूस होंगे। तो जेनेसिस मींस फॉर्मेशन, गैमीट की फॉर्मेशन। तो इसके आगे लिख लो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। अब क्योंकि हमारी बॉडी सेक्सुअली डायमॉर्फिक है, क्योंकि जो हमारे गैमीट्स हैं वो हेटेरोगैमीट्स हैं, तो मेल बॉडी अपने गैमीट बनाएगी और फीमेल बॉडी अपने गैमीट बनाएगी, नहीं? यस मैम। अगर ये गैमीटोजेनेसिस मेल के अंदर होता है, हम उसको बोलते हैं स्पर्म, क्योंकि स्पर्म फॉर्म हो रहे हैं ना, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। फॉर्मेशन क्यों, जेनेसिस आ गया, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। सेम ऐसे ही अगर ये गैमीटोजेनेसिस फीमेल बॉडी में होता है तो हम इसे क्या बोलते हैं, oogenesis। क्या बोलते हैं, oogenesis, जिसमें फीमेल बॉडी एग प्रोड्यूस करती है। मेल बॉडी स्पर्म्स प्रोड्यूस कर रही है, फीमेल बॉडी एग्स प्रोड्यूस करेगी, जिसे हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ ओवा। ओवा को ही हम एग बोल देते हैं, ओवा इज दैट फीमेल एग। तो यहाँ पर ये टर्मिनोलॉजी oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस, ये जब बॉडी में होगा, जब ये बॉडी में होगा तो डेफिनेटली स्पर्म्स और ओवम को मिलना होगा फर्टिलाइजेशन के लिए। यस मैम। स्पर्म एंड ओवम फर्टिलाइजेशन के लिए फ्यूजन तो चाहिए ना। यस मैम। उस फ्यूजन होने से पहले अगेन हमने क्या बोला, इसको मैं लिख देती हूँ यहीं पर, उधर मैं पॉइंट लिखना भूल गई थी, अभी जो मैं तुम्हें लिखवा रही थी कि एक को ट्रैवल करना है, एक को कहीं नहीं जाना। दैट मीन्स जो ओवा है वो नॉन मोटाइल है। नॉन मोटाइल मतलब मूव नहीं कर रही, तो ओवा क्या है, नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल। लेकिन स्पर्म्स तो मूव कर रहे हैं ना, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा रहे हैं, तो स्पर्म्स क्या है, मोटाइल। वेरी गुड, स्पर्म्स है मोटाइल, ओवा क्या है, नॉन मोटाइल, राइट। अब क्या है, नाउ दीज स्पर्म्स हैव टू ट्रैवल टू द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टू रीच टू दिस ओवा। स्पर्म्स को ओवम के पास पहुंचना है, अगर पहुंचना है तो उसे मेल बॉडी से निकलना पड़ेगा। यस मैम। राइट। यस उसकी ये पहली टर्म थी हमारी, दिस इज द फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म यहीं पर लिख रही हूं मैं। सेकेंड टर्म इज, देखो दो टर्मिनोलॉजीज हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना। देयर इज वन टर्म वी कॉल इट इजैक्यूलेशन, इजैक्यूलेशन, दिस इज सी, ठीक है। और एक टर्म है वी कॉल इट इंसेमिनेशन। एक टर्म है इजैक्यूलेशन, एक टर्म है इंसेमिनेशन। क्या डिफरेंस है दोनों में, कोई मुझे बता सकता है? इंसेमिनेशन और इजैक्यूलेशन में क्या डिफरेंस है? अच्छा मैं इधर से फ्रेम में आ नहीं रही हूं, तो तुम ये पहले एक बार नोट कर लो, फिर यहाँ पर साथ साथ लिखना। इंसेमिनेशन इज रिलीज ऑफ स्पर्म आउटसाइड द मेल बॉडी। मेल बॉडी से स्पर्म रिलीज हो रहे हैं, पर ये तो मैंने नहीं बोला कि फीमेल बॉडी में ही पहुंच रहे हैं कि नहीं। समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? मेल की बॉडी से स्पर्म रिलीज हो गए, पर पहुंचे कि नहीं पहुंचे वो बात की बात है। मेल बॉडी से स्पर्म का निकलना इज इजैक्यूलेशन,
मेल बॉडी का स्पर्म से निकलकर फीमेल बॉडी में पहुंचना इज इंसेमिनेशन। सेमिनेशन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो मुझे बताओ। नो मैम। You guys can ask me questions, be comfortable, जो भी डाउट है। I know this is most awaited topic। अगर हम ऐसे बात करें तो क्लासेस में जब हम पढ़ते हैं, अभी सिर्फ तुम दोनों ही हो, बट वो हमने टैबू बना रखा है चीजों को। थिंग्स आर वेरी नॉर्मल। अगर कोई दिक्कत है, आधी नॉलेज पढ़ने से बेटर है कि तुम क्लियरली चीजें पूछ लो। अपने दिमाग में कोई मिसकंसेप्शन मत रखना, क्योंकि हमें बचपन से ये कंडीशनिंग की जाती है कि हमें ऐसे टॉपिक्स पे बात नहीं करनी, बट दिस इज नॉट द केस हियर। यू हैव अ कंप्लीट राइट टू नो योर बॉडी, राइट? तुम्हें बिल्कुल पूरा हक है जानने का। जब तुम ये पढ़ सकते हो कि खाना पच रहा है, खाना डाइजेस्ट कैसे हो रहा है, तो ये भी बिल्कुल पढ़ सकते हो कि बॉडी में चेंजेस है, क्यों हो रहे हैं, हम डे टू डे लाइफ में क्या देखते हैं, जो हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ में करेंगे। तो अब इजैक्यूलेशन मींस स्पर्म का बॉडी से बाहर रिलीज होना, निकलना। इंसेमिनेशन। हाँ, स्पर्म का बॉडी से बाहर निकलना। बॉडी से बाहर निकलना मतलब अगर स्पर्म प्रोड्यूस हो गए हैं, वो बॉडी के बाहर रिलीज हो रहे हैं, मतलब मेल बॉडी से बाहर निकल गए, लेकिन पता नहीं अभी कि फीमेल बॉडी में पहुंचे कि नहीं पहुंचे, हो सकता है ऐसे डिस्ट्रॉय हो गए। और जब फीमेल बॉडी में पहुंच जाएंगे तो अगर बॉडी, इंसेमिनेशन। सॉरी दोबारा बोलो। अगर फीमेल बॉडी में चले जाएंगे तो इंसेमिनेशन। तो इंसेमिनेशन है, ये भी मैं बताऊंगी क्यों। देखो सीमेन टर्म जो है ना, एक्चुअली जो मेल बॉडी से, जिसे हम बोल रहे हैं स्पर्म इजैक्यूलेट होते हैं, वो खाली स्पर्म नहीं होते, स्पर्म के साथ और दूसरे सिक्रीशंस भी होते हैं, जिसे हम सीमेन बोलते हैं। तो मेल बॉडी से जो बाहर निकलता है एक्चुअली वो सीमन होता है, ठीक है? तो इसलिए हम इसे इंसेमिनेशन मतलब बॉडी के अंदर इंसेमिनेट करना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाना। तो इजैक्यूलेशन इज रिलीज ऑफ स्पर्म आउटसाइड द मेल बॉडी, यहां लिख लो, release of sperms outside the male body, and insemination is release of sperm from male body to female reproductive tract. Release of sperms from male body to फीमेल रिप्रोडक्टिव दिख रहा है ना तुम्हें यहां तक? मैं उधर हो जाऊंगी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये लिख लो पहले। उधर का क्लियर है? फीमेल, ये मुझे भी वहां से उल्टा ही दिख रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव है ये, यहाँ पर ट्रैक्ट। एक बार ये कर लो कंप्लीट, फिर आगे चलते हैं। डन? हो गया सबका? हो गया दोनों का? कर दूं इरेज? ओके, तो वी हैव डिस्कस्ड 3 टर्म्स हियर। कौन कौन सी कर ली? गेमीटोजेनेसिस कर ली। गेमीटोजेनेसिस के 2 टाइप देख लिए, बॉडी मेल बॉडी में हो रहा है और फीमेल बॉडी में हो रहा है। दूसरा हमने इजैक्यूलेशन पढ़ा। तीसरा हमने इंसेमिनेशन पढ़ा, इजैक्यूलेशन और इंसेमिनेशन। फोर्थ टर्म, जब मेल बॉडी से फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में स्पर्म चले गए, गए क्यों? फ्यूजन के लिए। तो फोर्थ टर्म इज फर्टिलाइजेशन। फोर्थ टर्म क्या है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, इसे हम सिनगैमी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनगैमी। सिनगैमी, this is fusion of male and female gamete. Fusion of male and female gamete. इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा, राइट? तो फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट क्या है? स्पर्म, एंड फीमेल गैमीट क्या है? ओवा। ओवा। एग मतलब फर्टिलाइजेशन हो गई,
देखो अब जितनी भी चीजें आएंगी ना वो एक्चुअली क्या होगी, अब एक टोटल एम्ब्रियो क्योंकि फॉर्म हो रहा है। सी चलो पहले टर्म्स ही लिखते हैं। फिफ्थ इज क्लीवेज। फिफ्थ टर्म क्या है? क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब क्या होता है, समझना इस चीज को। ये सेल है, ये सेल टूट के दो सेल बना रहा है, जिसे हम बोल रहे हैं सेल डिवीजन। सेल जब टूट के दो सेल बना रहे हैं, इससे ये अलग हो गए सेल, इसे हमने क्या बोला, सेल डिवीजन। नाउ व्हाट इज क्लीवेज? जिसमें एक सेल है जो सिर्फ अपना साइटोप्लाज्मिक डिवीजन कर रहा है, न्यूक्लियाई चेंज कर रहा है, पर साइज में बड़ा नहीं हो रहा, नंबर में बड़ा हो रहा है। तो 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, कैन यू सी द साइज? यस मैम। राइट। तो क्लीवेज के अंदर तुम्हारा सेल, अगेन सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन दोनों होगा। तो यहां पर लिख लो, ये कौन सा फेज है? सेल डिवीजन एंड, अच्छा अभी तो सेल डिवीजन और सेल क्लीवेज वही के सेल का इधर क्या हो रहा है, एक्चुअली सेल डिवीजन ना लिख के तुम ये लिख लो कि सेल साइज रिड्यूस हो रहा है। एक पहले इतना सेल था, एक सेल अब इतना ही बचा है, इधर एक सेल बस इतना ही बचा है। सेल साइज छोटा हो रहा है लेकिन सेल के नंबर बढ़ रहे हैं। समझ में आया क्या हो रहा है? यस मैम। अब क्या होगा, क्लीवेज वाली स्टेजेस मतलब जो मैं आगे तुम्हें बताऊंगी कि मोरुला स्टेज आई, ब्लास्टुला स्टेज आई एंड सो ऑन। जब ऐसी पर्टिकुलर स्टेजेस चल रही होंगी, ये तो कंटिन्यूअस ही रहेगा क्लीवेज, और ये वाली चीजें तो आगे कंटिन्यूएशन में रहेंगी ही डेवलपमेंट के टाइम पर। लेकिन जो 6 अब क्या होगा, जो एक पर्टिकुलर बेबी है वो बॉडी में इम्प्लांट होगा। बेबी क्या होगा, यूट्रस की बॉडी, भाई सीधी सी बात है, ये मेरा यूट्रस है, ठीक है, ये मेरा यूट्रस है, ये मेरी फेलोपियन ट्यूब है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुई, यहाँ पर जाइगोट बना, यहाँ पर 2 सेल स्टेज, यहाँ पर 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज। अब जब बेबी, जो बेबी है ये, दिस इज द एंडोमेट्रियम लेयर। ओहो ये क्या कर दिया मैंने। अब क्या होगा, यहाँ पर बेबी आके अपने आप को जोड़ेगा, मतलब मदर की बॉडी से जुड़ेगा, यही वाला बेबी जो डेवलपिंग बेबी है, इसे हमने क्या बोला, इम्प्लांटेशन। क्या बोला? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के आगे लिखो, अटैचमेंट ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो टू द मदर्स वूम्ब। अटैचमेंट ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो, इसे ये मैं सीक्वेंस बता रही हूँ कि पूरे चैप्टर में हमें करना क्या है। दिस इज जस्ट द बेसिक टर्मिनोलॉजी जो हमें पूरा शुरू से लेकर आगे तक डिटेल में पढ़ना है। तो अटैचमेंट ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो, अटैचमेंट ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो टू मदर्स बॉडी, मदर्स यूटरस और बॉडी, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इम्प्लांटेशन हो गई। अब क्या होगा, अगेन डेवलपमेंट कंटिन्यूअस रहेगी मदर बॉडी के अंदर। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, प्लेसेंटा बनना। हर्ड अबाउट इट, प्लेसेंटा फॉर्मेशन? भाई अब ये बेबी बड़ा होगा तो इसको न्यूट्रिशन चाहिए होगा, इसको सारी अपनी जरूरतें पूरी करनी होगी ना साइज में बड़ा करने के लिए, अपने आप को साइज बढ़ाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको और ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होगी। तो यहाँ पर 7th जो स्टेज आएगी दैट इज प्लेसेंटा फॉर्मेशन। क्या होगा, प्लेसेंटा फॉर्मेशन, राइट। प्लेसेंटा क्या है, वो टिश्यू होगा जो मदर और बेबी का कॉमन होगा। तो कॉमन टिश्यू बिटवीन मदर एंड बेबी, इसको मैं, ये सिर्फ तुम्हारी बेसिक लैंग्वेज में मैं तुम्हें बता रही हूँ ताकि तुम्हें याद रहे। व्हाट इज प्लेसेंटा? कॉमन टिश्यू ऑफ मदर एंड बेबी, ऑफ मदर एंड बेबी, ताकि ट्रांसफर होती रहे चीजें डायरेक्टली। समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है? यस मैम। ठीक है, प्लेसेंटा बन गई। अब क्या होगा, अब डेफिनेटली प्लेसेंटा बनी तो ये जो क्लीवेज है
अब प्रॉपरली ये आगे बढ़ेगी तो ऑर्गन्स भी फॉर्म होंगे। तो 8th इज ऑर्गेनोजेनेसिस। क्या होगा? ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब जेनेसिस अगेन फॉर्मेशन। तो किसका फॉर्मेशन? ऑर्गन का। दैट इज ऑर्गन फॉर्मेशन। ऑर्गन फॉर्मेशन समझ आया? अच्छा, ऑर्गेनोजेनेसिस हो गया, ऑर्गन फॉर्मेशन हो गई। दूसरी चीज यहां पर क्या है? नाउ डेवलपमेंट कंटिन्यूस, पूरे 9 मंथ तक डेवलपमेंट रहेगी। 9th इज ऑर्गेनोजेनेसिस चल रहा है। ऑर्गेनोजेनेसिस जब कंप्लीट हो गया तो अब बेबी डिलीवरी तो होगा नहीं? उस बेबी की डिलीवरी को हम बोलते हैं पार्च्यूरेशन। इसको मैं यहां लिख देती हूँ। तो 9th टर्म क्या है तुम्हारा? 9th टर्म इज पार्च्यूरेशन। पार्च्यूरेशन इज नथिंग, इट इज एक्सपल्जन आउट, मतलब डिलीवरी ऑफ द फुली डेवलप्ड बेबी। तो यहां लिख लो एक्सपल्जन ऑफ फुली डेवलप्ड फीटस। ये तुम्हारा होमवर्क है। तुम्हारा एक होमवर्क है कि तुम मुझे एम्ब्रियो और फीटस में डिफरेंस बताओगे। यहां पर एक होमवर्क लिख लो, यहां पर एक होमवर्क लिख लो। होमवर्क है ये तुम्हारा, डिफरेंस बिटवीन एम्ब्रियो एंड फीटस। डिफरेंस बिटवीन एम्ब्रियो एंड फीटस। ठीक है। लास्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या है तुम्हारा? फिर उसके बाद क्लास एंड करते हैं। लास्ट टर्म है तुम्हारा, दैट इज जेस्टेशन पीरियड। नाउ व्हाट इज जेस्टेशन पीरियड? देखो, जब बेबी कंसीव हुआ, जब फर्टिलाइजेशन हुई और जब तक पूरा बेबी डेवलप नहीं हो गया, ह्यूमन के केस में उसे हम 9 मंथ्स का पीरियड कहते हैं नहीं? अप्रोक्सीमेटली 280 डेज जाइगोट फॉर्मेशन से लेकर पूरे मेच्योर जो बेबी डेवलप हो गया, वो जो टाइम पीरियड है उसे हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। क्या बोलते हैं? gestation, that is period between zygote formation and fully developed baby and fully developed fetus or baby. Period between zygote and fully developed baby, it is approximately 9 months in case of human, 9 months or 280 days. ये भी आगे कैलकुलेट देखेंगे कि डॉक्टर कैसे करते हैं। अब ये जब जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे, वो सारी चीजें तुम्हें क्लियर हो जाएंगी। अब एक चीज बताओ, क्योंकि यहाँ पर जब तक ऑर्गेनोजेनेसिस हो रही है, मतलब एम्ब्रियो बन रहा है, उसके बाद यहाँ तो बन गया ना, डिलीवरी हो गई, उसके बाद इस पीरियड को हमने बोला जेस्टेशन पीरियड। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि फर्टिलाइजेशन के बाद से लेकर ऑर्गेनोजेनेसिस तक के पीरियड को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस बोल सकती हूँ मैं। जब फर्टिलाइजेशन हो गई, ऑर्गेनोजेनेसिस चल रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ये मैं बोल सकती हूँ। ये येलो वाला जो मैंने बनाया है, दिस इज एम्ब्रियोजेनेसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। दिस इज अनदर टर्म, ये 10th माना है तो इसे 11 कर लो। समझ में आया क्या चल रहा है? समझ आया है? क्लियर है ये चीजें? यस मैम। बस यही सीक्वेंस हमें फॉलो करना है। हमें गेमीटोजेनेसिस पढ़ना है और कैसे हो रहा है, किन ऑर्गन्स के बीच में हो रहा है वो पढ़ना है। फिर हमें ये चीजें, फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, क्लीवेज कैसे होती है, इम्प्लांटेशन कैसे हो रही है, प्लेसेंटा कैसे बन रही है,
प्लेसेंटा कैसे टाइप की होती है, फिर जब बेबी बाहर आ गया, अच्छा एक और टर्म आ गया मुझे याद, जब बेबी बाहर आ गया तो हर्ड अबाउट इट, लैक्टेशन पीरियड, जब मदर अपने ब्रेस्ट मिल्क से बेबी को नरिश करती है, क्योंकि बच्चा कुछ खा पी तो सकता नहीं है, तो वो बिल्कुल डिपेंड होता है मदर के मिल्क पर, नहीं? यस मैम। तो 11th टर्म लिख लो लैक्टेशन, ओ 12th टर्म, 11 तो वो वाली हो गई ना, लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या है? जो ब्रेस्ट फीड मदर कराती है, दैट इज ब्रेस्ट फीडिंग। ऑल राइट, इतना समझ में आया? मैं साइड हो जाती हूँ, एक बार ये लिख लो तुम लोग फटाफट, फिर मेरी क्लास है दूसरी तो मेरे को एंड करना है जल्दी। लिख रहे थे ना साथ साथ? यस मैम। हो चुका है? यस मैम। तो आज का रिवाइज करना, एक बार एनसीईआरटी पढ़ना, तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट टाइम से मेन एक एक करके चीजें चलेंगे, ठीक है? एंड करूं?